Hello everyone. Today we are going to discuss about theories of evolution. To learn more about acquired and inherited traits, there are some theories. Theories in support of evolution are: after the origin of living cell, next question arises that how did so many species of complex life form come into existence? जब हम लिविंग सेल के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि एक छोटे से लिविंग सेल से जो है कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म कैसे बनी। मीन्स लिविंग सेल से जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बना। इसका आंसर जो है हमें इवोल्यूशन की थ्योरीज के बारे में पढ़कर मिल जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में सबसे पहले जो है कैरोलस लाइनस ने ही बताया था। इवोल्यूशन के स्पॉट में फर्स्ट थ्योरी जो दी थी वो दी थी कैरोलस लाइनस ने। ही सेड दैट नो स्पीसीज इज न्यू, दैट इज ईच स्पीसीज ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने माता पिता से ही बना है, मीन्स प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही बना है। नेक्स्ट थ्योरी इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन इज गिवन बाय लेमार्क। फ्रांस के प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो वर्ष 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जियोलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। इस सिद्धांत को लेमार्क का सिद्धांत भी कहते हैं, मीन्स लेमार्कियन थ्योरी भी कहते हैं, या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। लेमार्क की थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या थे? नंबर 1 इज़, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं मीन्स उपार्जित लक्षण होते हैं, वह हमें हमारे जन्म के बाद डेवलप होते हैं, जैसे कि पढ़ना हो गया, लिखना हो गया या खेलना हो गया। मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, उपार्जित लक्षण होते हैं, वह जो है हमारे पूर्वजों या हमारे माता पिता से हम में नहीं आए होते, वह हम में हमारे जन्म के बाद डेवलप होते हैं। लेकिन लेमार्क ने जो है इसका बिल्कुल उल्टा बोला। उसने कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, मीन्स उपार्जित लक्षण जो होते हैं वो वंशागति होते हैं, मीन्स वो हमें हमारे पूर्वजों या हमारे माता पिता से मिले होते हैं। इससे जो है लेमार्क की थ्योरी गलत साबित हो गई। उसने कहा कि जो भी हम अपने जन्म के बाद सीखते हैं उन सब कामों को हम जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स जो हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट मेन पॉइंट क्या था लेमार्क की थ्योरी का? डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मीन्स वातावरण का सीधा प्रभाव। लेमार्क ने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर वातावरण का जो है सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण के कारण ही उनके शरीर की आकृति, स्वास्थ्य, रंग, स्वभाव, विकास आदि में परिवर्तन होता है। उसने कहा कि जैसे नमी वाले स्थानों की अपेक्षा शुष्क वाले स्थानों में उगने वाले पौधों की जड़ें अधिक लंबी और गहरी होती है। थर्ड मेन पॉइंट ऑफ लेमार्क थ्योरी इज अफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अंगों के अधिक अथवा कम उपयोग का प्रभाव। लेमार्क ने कहा कि एनवायरनमेंट की चेंजिंग कंडीशन के साथ जो है जीवों में भिन्न अंगों का उपयोग बढ़ता और घटता रहता है। किसी अंग का लगातार प्रयोग उस अंग को क्या कर देता है, अधिक शक्तिशाली या क्रियाशील बना देता है, जबकि किसी अंग का कम उपयोग उस अंग का विकास रोक देता है, मीन्स उनका जो है हार्श होने लगता है। जिन अंगों का कम उपयोग होता है वह अंग अवशोषी अंग मीन्स वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में रह जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। इस अवधारणा की वजह से जो है लेमार्क बाद को अंगों के कम अथवा अधिक उपयोग, दैट इज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लेमार्क थ्योरी इज टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज,
लेमार्क ने कहा कि जैव विकास में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के शरीर और उसके अंगों के माप में बढ़ोतरी होने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट इज इलुस्ट्रेशन इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। इस इलुस्ट्रेशन को पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे पढ़ के हमें समझ आएगा कि कैसे कोई स्पीसीज जो है सरवाइव करती है या वह अपने आप को न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट कर देती है अपने आप को बचाए रखने के लिए। मीन्स कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपना डिफेंस करने के लिए न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। यह डायग्राम जो है विटल एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है। इस डायग्राम में जो है आप 3 सिचुएशन देख रहे हो। दिस सिचुएशन इज नंबर 1 एंड दिस वन इज सेकंड वन एंड दिस सिचुएशन इज थर्ड वन। इन तीनों सिचुएशन को जो है हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बीटल जो है एक कीड़ा है और यह जो है बीटल की पॉपुलेशन है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे बीटल जो है सरवाइव करने के लिए अपना कलर चेंज करता है। कुछ समय पहले जर्मनी में जो थे लंबे लंबे पेड़ थे और बुशेज थी। उन बुशेज में बीटल्स रहा करते थे। यह जो है 12 बीटल्स हैं, जिनमें 11 जो है रेड कलर के बीटल हैं और एक जो है ग्रीन कलर का बीटल है। पहला इलुस्ट्रेशन जो है हमें बताता है कि बुशीज में ज़्यादा संख्या में रहने वाले बीटल जो थे वो रेड कलर के थे। ग्रीन कलर की लीव्स में जो है रेड कलर के बीटल आसानी से दिख जाते थे, तो कौओं ने जो है उनको खाना शुरू कर दिया। रेड बीटल्स को जो है सरवाइव करने के लिए अपना कलर जो है चेंज करना पड़ा था। जितने ज़्यादा रेड बीटल्स थे उतनी ही ज़्यादा क्रोज ने जो है उनको खाना शुरू कर दिया, बिकॉज वह ग्रीन लीव्स में इजीली दिख जाते थे। रेड बीटल्स जो थे वो अपने मन से अपना कलर चेंज नहीं कर सकते थे, इसके लिए नेचर ने उनकी पॉपुलेशन को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि नेचर भी उसी स्पीसीज़ को सिलेक्ट करेगा जिसमें सरवाइव करने की मीन्स जिंदा रहने की कैपेसिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी जगह कोई और फर्स्ट आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज फिनोमिना ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो अपने सर्वाइवल के लिए ग्रीन कलर के बीटल को जो है रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ग्रीन कलर के बीटल जितनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे उतनी ही इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और रेड कलर के बीटल की पॉपुलेशन जो है घटेगी। सो रेड कलर के बीटल जो है सरवाइव नहीं कर पाए और ग्रीन कलर के बीटल ने जो है बार बार रिप्रोडक्शन करके अपनी ज़्यादा पॉपुलेशन बना ली। सो इन कंक्लूज़न वी कैन से दैट जो ग्रीन कलर के बीटल्स थे वो ग्रीन लीव्स में दिखाई नहीं देते थे, तो क्रो जो है वो उन्हें खा नहीं पाते थे, जिसके कारण ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई। इस इलुस्ट्रेशन को हमने क्यों पढ़ा? बिकॉज यह जो था इन स्पॉट ऑफ इवोल्यूशन था। एज वी नो दैट वेरिएशन जो है वो अराइज होती है ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ एरर इन डीएनए ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। In conclusion, we can say that green beetles got the survival advantage, or they were naturally selected as they were not visible in green bushes. This natural selection is exerted by crows, resulting in adaptation in the beetles to fit better in their environment. मतलब नेचर भी उसी स्पीसीज को सिलेक्ट करेगा जिसके पास सरवाइव रहने की एडवांटेज होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा कि जो रेड बीटल्स थे उन्होंने बार बार रिप्रोडक्शन करके वेरिएशन की और उनसे जो है एक ग्रीन बीटल बना। फिर क्या हुआ कि ग्रीन बीटल ने बार बार रिप्रोडक्शन करके पूरी पॉपुलेशन बना दी बीटल की, जो कि ग्रीन कलर की थी और जो सरवाइव कर गई। सो अब जो है हम सेकंड इलुस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। सेकंड इलुस्ट्रेशन
क्या कहता है कि हमारे पास बहुत सारे रेड बीटल्स हैं। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि जो रेड बीटल्स थे उनके बीच एक ग्रीन बीटल था जो कि वेरिएशन शो कर रहा था। अब अपने मन में एक और कहानी सोच लीजिए कि जो पूरी की पूरी रेड बीटल की पॉपुलेशन है उसमें जो है एक ब्लू बीटल है। फिर क्या हुआ, रेड और ब्लू बीटल्स ने जो है रिप्रोडक्शन की। फिर जो रेड बीटल हैं उनकी पॉपुलेशन क्या थी, ज़्यादा थी, तो उन्होंने ज़्यादा बीटल्स बनाए, जबकि ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन जो थी वो कम थी, तो ब्लू कलर के बीटल जो हैं वो कम बने। रेड और ब्लू कलर्स के बीटल दोनों ही ग्रीन बुशेस में इजीली दिख जाते थे, तो कौओं ने उनको खाना शुरू कर दिया। क्रोज ने जो है रेड और ब्लू बीटल्स दोनों को खाना शुरू कर दिया, लेकिन जो रेड वाले बीटल्स थे उनका नंबर अभी भी ज़्यादा था, जबकि ब्लू वंस जो थे वो बहुत ही कम थे। फिर क्या हुआ कि इनके ऊपर जो है हाथी ने अपना पैर रख दिया, जिससे क्या हुआ, जो रेड बीटल्स थे उनकी सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, सिर्फ ब्लू बीटल ही बचे। अब जब ब्लू बीटल ही बचे तो उन ब्लू बीटल्स ने बार बार रिप्रोडक्शन करके पूरी की पूरी ब्लू पॉपुलेशन बना दी। यह जो है कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, यह जो है एक एक्सीडेंटल एडवांटेज है। जबकि हमने फर्स्ट सिचुएशन में देखा था कि वहाँ पर जो था वो सर्वाइवल एडवांटेज थी, नेचुरल सिलेक्शन थी, और यहाँ क्या है, एक्सीडेंटल एडवांटेज है। अगर हाथी आता ही नहीं तो ना रेड बीटल्स मरते और ना ही ब्लू बीटल बचते और वो रिप्रोडक्शन करते और पूरी की पूरी पॉपुलेशन ब्लू बनाते। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, मीन्स अचानक से कोई बदलाव आना। सो वी कैन कंक्लूड accident can change the frequency of some gene even if they do not get survival advantage. This is called as genetic drift. अब जो है हम थर्ड सिचुएशन के बारे में जानेंगे। थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, जो प्लांट थे जिन पर बीटल्स रहते थे उन प्लांट्स को जो है डिजीज़ हो गई और प्लांट्स जो है वो सड़ने लगे। और जब प्लांट सड़ने लगे तो बीटल्स को जो है खाना ही नहीं मिला। जब खाना ही नहीं मिला तो उनकी पुअर नरिशमेंट होने लगी। वह मरे नहीं, लेकिन उनकी पुअर नरिशमेंट होने लगी। यह तो हो गई पहली कंडीशन कि प्लांट जो है वो सड़ने लगे और बीटल्स को जो है पुअर नरिशमेंट मिली। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, अचानक से जो है प्लांट डिजीज़ ख़त्म हो गई और बीटल्स को जो है प्रॉपर नरिशमेंट मिलने लगी। सो दिस इज कॉल्ड एज पुअर एडवांटेज। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट नो जेनेटिक चेंज हैज़ occurred in the population of beetles. The population gets affected for a short duration only due to environmental changes. So हमने जो है इवोल्यूशन के स्पॉट में 3 सिचुएशन को पढ़ा। फर्स्ट सिचुएशन में जो था सर्वाइवल एडवांटेज के बारे में पढ़ा और सेकंड सिचुएशन में हमने एक्सीडेंटल एडवांटेज के बारे में जाना, जबकि थर्ड सिचुएशन में जो है हमने पुअर एडवांटेज के बारे में जाना।